अत्यधिक गर्मी से उत्पन्न हीट रिस्क की स्थिति भारत को गंभीर रूप से या कैसे प्रभावित कर रही है उसको देखना है। देखिए, हम लोग हीट से जुड़े हुआ दो तीन टर्मिनोलॉजी देखते हैं। एक हीट वेव देखते हैं, एक हीट वो आप देखते हैं कि हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक देखते हैं, और ये है हीट रिस्क। तो देखते हैं क्या चर्चा में है, क्यों चर्चा में है। देखिए, 20 मई को एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था भारत में अत्यधिक गर्मी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिला स्तरीय गर्मी के जोखिम का आकलन। यानी भारत में जिला स्तर पे जो 734 जिले हैं उनको मिला के अध्ययन किया गया था कि कैसे जो गर्मी है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इसमें बताया गया कि भारत की लगभग 76% आबादी वर्तमान में अत्यधिक गर्मी के कारण उच्च से बहुत उच्च जोखिम में है। यानी 76% जो आबादी है वो हाई एंड वेरी हाई हीट रिस्क को वो देख रही है। और यह अध्ययन ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। और इन शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण के लिए एक हीट रिस्क इंडेक्स विकसित किया है। और इसमें 35 संकेतकों के आधार पे 734 जिलों को, भारत के 734 जिलों को में गर्मी के जोखिम का आकलन किया गया है। इसके में आकलन में जो है, इसमें अगर देखा जाए 35 संकेतक में कितना है, बहुत गर्म दिनों की आवृत्ति में वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत, भूमि उपयोग, भूमि कवर, ये सारी चीजें कुल मिला के 35 तरह के आधार पे हीट रिस्क इंडेक्स के आधार पे इन्होंने 734 जिलों को किया। और ये पाया कि भारत में 70%, 76% से ज्यादा, यानी 3/4 से ज्यादा आबादी किसी न किसी तरह से उच्च और हाई उच्च हीट रिस्क का शिकार है। अब ये गर्मी के जोखिम या हीट रिस्क को समझने के लिए इसी तरह के दो शब्दावलियां हैं, उनको हम देखेंगे, मतलब दो और मिलते जुलते हैं। हीट रिस्क ये है हम जिसकी ये बताया जा रहा है। इसी तरह का एक शब्द है हीट वेव, ठीक है, और एक शब्द है हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक, ठीक है। ये दिखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि ये अलग अलग है। हीट वेव क्या होता है? हीट वेव जिसे आमतौर पे लू भी कह देते हैं, एक वो अवस्था होती है जो किसी पर्टिकुलर, इसकी सामान्य परिभाषा, लेकिन एक माना जाता है कि एक पर्टिकुलर स्थान विशेष पे 4-5 दिन तक या कम से कम 3 दिन तक लगातार अगर टेम्परेचर, जो वहां का औसत तापमान है, उसके उस समय के औसत तापमान में 5 डिग्री से ज्यादा लगातार वृद्धि बनी रहे, तो माना जाता है कि वहां पे हीट वेव या लू चल रही है या गर्मी की लहरें, उष्मा लहरें चल रही है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि असमान उच्च तापमान लंबी अवधि तक रहे तो कहा जाता है कि हीट वेव चल रहा है। साथ ही साथ हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक क्या कहा जाता है कि जब ये शरीर पर निर्भर है कि जब शरीर का तापमान लगातार, किसी एक औसत शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है और वहां पे ह्यूमिडिटी आदि भी चीजें रहती है, तो मनुष्य और जानवरों का जो है शरीर बेहतरीन, तो उसके लिए जो उसका एक्चुअल टेम्परेचर उससे ज्यादा रहता है, तो फिर वो उसको मैनेज नहीं कर पाता है, उसको वाष्पन करके, यानी जो पसीना बहा के शरीर के टेम्परेचर को डाउन नहीं कर पाता है, तो उसके कारण वो हीट स्ट्रेस की शिकायत दिखाई देती है। और ये जब ज्यादा, यानी 37 डिग्री से ज्यादा शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री तक आ जाता है तो हीट स्ट्रोक हो जाता है और ये गंभीर जो है शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और इसी तरह से अब जाता है हीट रिस्क। हीट रिस्क होता है कि जब अनिवार्य रूप से अत्यधिक तापमान के संपर्क में कारण, यानी हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक या जो हीट वेव के कारण गर्मी से संबंधित बीमारियों या मृत्यु का कारण बन जाए, तो कहा जाता है कि ये हीट रिस्क होता है। ये 3 महत्वपूर्ण कारकों पर ये निर्भर करता है। ये बता रहा है जो अध्ययन, इसके अनुसार हीट रिस्क 3 महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है। गर्मी की तीव्रता, जैसे आर्द्रता, कितनी ज्यादा तीव्र गर्मी है, जोखिम कितना है, और प्रभावित समुदायों की अंतर्निहित कमजोरियां, जैसे कोई समुदाय संपन्न है, पढ़ने दो 45 डिग्री टेम्परेचर, वो जनरल का एसी लगा के उसको क्या पड़ा, वहां तो बढ़िया ठंडा ठंडा
कूल कूल है। जैसे मैं क्लास में हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि बाहर कितना टेम्परेचर है, तो ये अंतर है। लेकिन जो समुदाय जहां पे उसके लिए उस व्यवस्था नहीं है, उसको उसका हीट रिस्क उसका बढ़ जाएगा। समान टेम्परेचर पे, समान हीट वेव पे, समान हीट स्ट्रेस के बावजूद, हीट के बावजूद जो उसके अगर अंतर्निहित अंतर के कारण हीट रिस्क बढ़ और घट जाता है। तो इसलिए हीट रिस्क को बढ़ाने वाले कारक क्या क्या हैं? तो सबसे पहले जो कारक है जो सभी को करता है वो है बहुत गर्म रातों की संख्या में वृद्धि। आमतौर पर यह होता है कि दिन गर्मियों में दिन गर्म होता है, रात जो है ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो गर्म हवाएं ऊपर चल जाती है, रेडिएशन भी होने लगता है, तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, राहत मिल जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश रात में भी गर्मी और उमस बनी रहे, रात में भी चीजें ठंडी ना हो, जो पिछले साल बहुत ज्यादा देखा गया, तो उसके बाद जो है लंबे समय तक, यानी कई दिन तक अगर दिन भी गर्म रहे रात भी गर्म रहे, तो कहीं भी न दिन में चैन न रात में चैन, तो वो स्थिति हो जाती है। और ये 2012 और 2022 के बीच के वर्षों में बहुत कम दिनों की तुलना में बहुत गर्म रातों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यानी कि गर्म दिनों की संख्या जो बढ़ी वो तो बढ़ी, लेकिन गर्म रातों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। यानी जो पहले होता ना रात और दिन का टेम्परेचर का डिफरेंस, वो डिफरेंस नहीं देखा गया, जिसके कारण ये देखा गया कि इस अवधि के दौरान 70% से अधिक जिलों में हर गर्मियों मार्च से जून में 5 या उससे अतिरिक्त बहुत गर्म रातें देखी गई है। अब जब इतना ज्यादा गर्मी का प्रभाव, यानी कि शरीर को कोई आराम नहीं मिलेगा, ना गर्मी से सुबह आराम है, ना दिन में चलो यार रात में ठंडा हो जाए शरीर अपने टेम्परेचर उसको ही जो है रिस्क कम हो जाए, नहीं। साथ ही साथ रात के दौरान उच्च तापमान शरीर को दिन की तीव्र गर्मी के बाद ठंडा होने में मुश्किल बनाता है, जिससे हीट स्ट्रोक जैसे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर संचारी बीमारियां बढ़ जाती है, जिसके कारण हीट रिस्क का खतरा बढ़ जाता है। और उत्तर भारत में सापेक्ष आर्द्रता में भी वृद्धि हुई है, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। देखिए आमतौर पे गर्मी जो है ना, गर्मी हो रही है, लू चल रहा है, हवाएं सूखी हवाएं हैं, तो शरीर को तो परेशान करता है। लेकिन हमारा शरीर क्या होता है, पसीना बहा के, हम पानी पीते रहें तो हमारा शरीर पसीना बहा के, अब अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो पसीना बहा के समाप्त भी हो जाएगा, हीट स्ट्रोक आ जाएगा। लेकिन हमारा शरीर पसीना बहा के वो अपना धीरे पसीना बहाता है, फिर हवाएं या उसके चारण सूखी हवाएं, वो जब पसीना या पानी जो है सूखता है तो वाष्पन होता है, तो शरीर का तापमान डाउन हो जाता है, शरीर को थोड़ा राहत मिलता है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी होती है, उधर 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी भी 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री से ज्यादा है, हमारा शरीर पसीना तो बहा रहा है, कि पसीना बहाने का मतलब है कि वो वाष्पन होके शरीर का तापमान कम हो, इसके लिए एक नेचुरल प्रोसेस है उसके हिस्से के तहत। लेकिन वो पसीना सूख नहीं रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि वो, भाई पानी में पानी कैसे सूखेगा, जो कि पूर्व हवाओं के दौरान ये अक्सर देखा गया है। पिछले साल हीट में बहुत ज्यादा समस्या रही थी, तो उसके कारण भी ये देखा जा रहा है। और ये देखा गया है, क्या देखा गया है कि 2012 और 2022 के बीच ये लोग अध्ययन में पाया गया कि सापेक्ष आर्द्रता जो है उत्तर भारत में विशेष रूप से सिंधु गंगा के मैदान में काफी बढ़ गई है। 1982 से 2020 के बीच जो बेसलाइन अवधि था उसमें 30 से 40% सापेक्षिक आर्द्रता थी, वहीं 2012 से 2022 के बीच में ये 40 से 50% तक ह्यूमिडिटी हो गई है। इसलिए जो पहले कूलर से काम चल जाता था, अब कूलर से जगह एसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कूलर ह्यूमिडिटी को कम नहीं कर पाता है। इससे जब उच्च सापेक्ष आर्द्रता एक समस्या है, क्योंकि यह मानव शरीर पर गर्मी के तनाव को बढ़ाती है, खासकर गर्मियों के चरम मौसम के दौरान, क्योंकि उच्च सापेक्ष आर्द्रता शरीर के तापमान को 37 डिग्री से नीचे नहीं जाने देती है, क्योंकि वाष्पन नहीं हो पाता है, शरीर का पसीना सूखता नहीं है। जब पसीना सूखेगा नहीं तो शरीर का गर्मी कम नहीं हो सकती है। और उच्च जनसंख्या घनत्व और शहरीकरण में वृद्धि इसमें और बड़ा कारण ला रही है। जैसे बहुत गर्म रातें, बहुत गर्म दिन और सापेक्ष आर्द्रता के अलावा और भी कारण है। जैसे बड़े शहरों में, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व तो है, पूरा कंस्ट्रक्शन होता रहा है, हीट आइलैंड का जो प्रभाव है, इस तरह से कई और टियर 2 टियर 3 शहर हैं, वहां भी तेजी से शहर और कंक्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर को वृद्धि के कारण वहां भी ये समस्याएं देखी जा रही हैं। खास तौर से ये भी देखा गया है कि ये उच्च तापमान के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियां, जैसे कि बुजुर्ग है,
मधुमेह रोगी है, इनके कारण हीट रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में इस अध्ययन का महत्व क्या है, तो देखिए 2024 में भारत सहित दुनिया के लिए अब तक का 2024 सबसे गर्म रहा, भारत के लिए भी रहा, दुनिया के लिए रहा। दुनिया के लिए ज्यादा रहा कि औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है, लेकिन हमारे लिए 2024 में पिछले 1901 से 2010 के दौरान औसत तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि रहा है। लेकिन ये पूरे साल का लेते हैं, ओवरऑल जो है हमारे यहाँ भी खूब बढ़िया से गर्मी पड़ी थी। ऐसे में तापमान में वृद्धि दुनिया भर में भले कम हो, लेकिन 2010 से ही भारत लगातार लंबी हीट वेव की घटनाएं हम देख रहे हैं। और पिछले यहाँ तो हमारे यहाँ पे हीट वेव के साथ हीट डोम की भी स्थिति थी, यानी जो आप देखते होंगे कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हवाएं ठंडी होकर ऊपर चली जाती हैं और फिर बाद में मौसम शाम होते होते या रात होते होते तड़ित झंझा और बादल थोड़ा सा आंधी तूफान करते ना, एक लो प्रेशर बेल्ट बनने के कारण थोड़ी बहुत गरज छींटे पड़ने के कारण मौसम शांत हो जाता है। पिछले साल वो स्थिति नहीं देखी गई थी उत्तर भारत में, क्योंकि हीट डोम की स्थिति है, वो गर्म हवाएं एकदम ऊपर नहीं जा पा रही थी, तो उसके कारण और भी समस्याएं देखी गई है। इसी तरह से एक हीट एक्शन प्लान, एक अध्ययन आया था, उसने चेतावनी दिया था कि भारत में हीट एक्शन प्लान बेहतर स्थिति में नहीं है। हमारे लिए हीट से पड़ने, हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस या हीट वेव से बचने के लिए जो प्रणालियां हैं वह भी अल्पकालिक तो ठीक ठाक है कि पानी की व्यवस्था है या छाए की व्यवस्था है, लेकिन दीर्घकालिक व्यवस्था नहीं है। तो ये अध्ययन ये बताता है कि हमें हीट एक्शन प्लान को बढ़ावा देना, क्योंकि भारत की 76% आबादी किसी न किसी तरह से हाई हीट रिस्क या वेरी हाई हीट रिस्क का शिकार है। हीट रिस्क क्या होता है? हीट स्ट्रेस या हीट के कारण जो हीट जनित मृत्यु या हीट जनित बीमारियों का बढ़ना खतरा जो है उस पे होता है। और ये सिर्फ तापमान से ही निर्भर नहीं करता है, ये तापमान के साथ साथ सोशियो एंड इकोनॉमिक कंडीशन भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। और 76% आबादी यानी बहुत बड़ी आबादी इसके लिए एक जो है चिंता का यह विषय है।